हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं DSSB एएनएम का एग्ज़ाम पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन लोगों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। 2015 का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि आया हुआ था। तो आज हम लोग पूरे क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके थे 130 क्वेश्चन तक, तो आज 130 के बाद से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि मॉर्निंग सिकनेस सामान्यतः इसके आखिर में गायब हो जाता है। तो देखिए, ये सब सारे क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो वही पेपर ही है, बिल्कुल वही डिक्टो सेम पेपर है। तो वही पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ, बस उसमें बाईलैंग्वेज था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसमें बस हिंदी में है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि पूछ रहा है कि मॉर्निंग सिकनेस सामान्यतः कब गायब हो जाता है। तो सामान्यतः जो है वो 3 महीने के बाद ये गायब हो जाता है। मॉर्निंग सिकनेस जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आता है। तो ये जब महिला उठती है सुबह सुबह तो उसको वोमिटिंग होता है, उसी को ही मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 महीने के बाद अपने आप ही गायब हो जाता है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की एक माइनर एबनॉर्मलिटीज़ होती है। EDD का हिसाब लगाने के लिए कौन सा सूत्र अपनाते हैं। तो EDD जब हम सूत्र EDD जिससे कि प्रेगनेंसी की डेट को हम जानते हैं कि बच्चा कब जन्म लेगा, इसके बारे में हम जानने के लिए EDD निकालते हैं। तो ये किस रूल से निकालते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नेगल्स रूल के से हम इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे टेराटोजेनिक जो जाना जाता है। तो किसे हम क्या कहते हैं कि टेराटोजेनिक जाना जाता है किसको। तो बेला जो है, बेला को हम टेराटोजेनिक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मे हुए शिशु के लिए निम्न में से क्या बॉटल दूध में उपलब्ध नहीं है। तो बॉटल के दूध में क्या उपलब्ध नहीं होता है, इस बात की ये बात कर रहा है। 1 सेकेंड। अच्छा, कल की वीडियो में ना 139 क्वेश्चन तक हो गया था, तो आज 140 से मुझे पढ़ाना है और मुझे याद नहीं था। तो इसका राइट ऑप्शन 134 का देख लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि क्या प्रेजेंट नहीं होता जन्मे हुए शिशु के लिए निम्न में से क्या बॉटल दूध में उपलब्ध नहीं होता। ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, 139 तक मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। तो इसका राइट ऑप्शन आपको देना है। ठीक है, अब हम 140 से बात करते हैं। तो एक्लेम्सिया के लिए दवाई है, एक्लेम्सिया के लिए कौन सी ऐसी दवा है जो कि यूज में ली जाती है। एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया जो होता है ये एक प्रेगनेंसी में होने वाला एबनॉर्मलिटीज़ होता है। जब इसमें क्या होता है कि दौरे पड़ते हैं, BP हाई हो जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं एक्लेम्सिया के दौरान। तो इस टाइम पे MgSO4 होता है, वो दवाई काम में ली जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्पोस्कोपी निम्न में से किसका उपयोग होता है। कोल्पोस्कोपी जो होता है वो एक सर्वाइकल टेस्ट के दौरान, हम जब सर्वाइकल टेस्ट करते हैं तो उसके दौरान ये काम में लिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि एसिटिक अम्ल में किसका उपयोग होता है। तो इसमें एसिटिक अम्ल का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्टपार्टम रक्तस्राव का सर्वमान्य कारण क्या है। तो पोस्टपार्टम जो रक्तस्राव होता है ये भी प्रेगनेंसी की एक एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में जितना ब्लड लॉस होना चाहिए उससे ज़्यादा जो होता है कि ब्लड इसमें लॉस होता है। एक पोस्टपार्टम हेमरेज भी होता है और एक एंटीपार्टम भी हेमरेज होता है, जो कि प्रेगनेंसी के पहले होता है। जैसे कि इसकी भी स्टेजेस होते हैं, उसको भी मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दूंगी। तो इसमें कह रहा है कि पोस्टपार्टम रक्तस्राव का सर्वमान्य कारण क्या है। तो सर्वमान्य कारण जो है ये शक्तिहीन गर्भाशय का होना, मतलब अगर गर्भाशय यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन अच्छे तरीके से नहीं होता है तो उस टाइम पे पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब प्रेगनेंसी हुई रहती है, जैसे कि बच्चा डिलीवरी से आउट हुआ रहता है, तो उसके बाद कुछ मेम्ब्रेन्स जब यूट्रस में ही रह जाती हैं, उनके अच्छे तरीके से क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो भी पोस्टपार्टम हेमरेज देखा जाता है।
सर्वमान्य प्रकार की इस एपिजियोटॉमी है। तो एपिजियोटॉमी जो होता है ये भी प्रेगनेंसी को सरल बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए, सरलता लाने के लिए उसमें एपिजियोटॉमी किया जाता है। इसमें कट, जो वेजाइना में कट लगाया जाता है जिसके थ्रू बच्चा आसानी तरीके से आ सके। जैसे कि देखिए जहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का वेजाइना का जो ओपनिंग होती है वो होती है, तो उसमें से अगर बच्चा उतना बड़ा आता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर एपिजियोटॉमी हो जाता है, छोटा सा कट लग जाता है, तो थोड़ा आसानी तरीके से बच्चा जो गर्भ से बाहर आ जाता है वेजाइना के थ्रू। तो इसमें क्या है कि सर्वमान्य प्रकार की एपिजियोटॉमी क्या है? तो सर्वमान्य प्रकार की जो एपिजियोटॉमी है वो मिडिलैटरल एपिजियोटॉमी है। राइट ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। गर्भपात के लिए कौन सा औषध आम है? तो गर्भपात मतलब एबॉर्शन के लिए पूछ रहा है कि कौन सा एक ऐसा औषध है जो आम है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, आम है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 145 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम या सूचित किया जाता है। तो क्लीनफेल्टर जो सिंड्रोम है क्या सूचित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि 47XXY क्रोमोजोम, इसका राइट ऑप्शन ए होगा। ये जो होता है मेल स्पर्म का उत्पाद नहीं होता है, तो मेल स्पर्म का इसमें उत्पाद नहीं होता है, इसमें जो है 47XXY क्रोमोजोम उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 वर्षीय महिला की ओलिगोमेनेरिया, स्थूलता और हिर्सुटिज्म की शिकायती जो है वो बताती है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि पॉलीसाइट्रिक, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो पॉलीसाइट्रिक ओवरी सिंड्रोम होता है। अगर 20 वर्षीय महिला की ओलिगोमेनेरिया, स्थूलता और हिस्टुलिज्म की शिकायतें बताती है तो इसका मतलब उसको PCOD है, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसाइट्रिक ओवरी सिंड्रोम होता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि इरेगुलर ब्लड आता है, तो इसी को हम कहते हैं। जन्म सदमा या इसके लिए जोखिम का विषय है। जन्म सदमा या इसके लिए जोखिम का विषय क्या है? तो उसका जोखिम का विषय है PID। ठीक है, PID इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसव के बाद मोतीदार, सफ़ेद, चांदीदार, चमकीली रेखाएं दिखने को क्या कहते हैं? तो जो गर्भवती महिला होती है, अच्छा 2 क्वेश्चन छूट गया। अच्छा अभी इसको भी बता देती हूँ। प्रसव के बाद जो गर्भवती महिला होती है तो उसमें जब सफ़ेद या चांदीदार चमकीली रेखाएं देखने को मिलती है तो उसको हम कहते हैं लीनिया एब्लिकेंट्स। ठीक है, लीनिया एब्लिकेंट्स उसको हम कहते हैं। अच्छा 148 और 149 भी देख लीजिए। तो गर्भवती महिला के लिए इतनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो गर्भवती जो महिला होती है उसको 2500 से 2700 कैलोरी की ज़रूरत होती है। अच्छा, एक जो नॉर्मल महिला होती है उसमें अगर हम बात करें तो जो अगर नॉर्मल काम कर रही है तो उसको 1900 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है, और जो थोड़ा मिडिल वर्क कर रही है उसको 2200 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, और जो थोड़ा उससे और हाई काम कर रही है उसको 2500 की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल। फिर उसके बाद जब गर्भवती महिला होती है तो उसी में प्लस 350 हम जोड़ देते हैं। अगर हैवी वर्क कर रही है इसी में 1900, 2200, 2500 में 350 जोड़ देते हैं। अगर लैक्टेशन के थ्रू है तो लैक्टेशन मतलब जैसे कि माँ जो है बच्चे को दूध पिला रही है, धात्री हो गई है, तो उसमें 550, 550 हम जोड़ देते हैं उसी के अनुसार। लेकिन अगर नॉर्मल आपसे पूछता है तो नॉर्मल आपको बताना है कि 2500 से 2700 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। 2500, अगर आपको सिर्फ ऑप्शन में 2500 दिया रहे तो 2500 दिखाना है, क्योंकि एक हम मिडिल वर्क को लेकर चलते हैं। ठीक है, माँ द्वारा भ्रूण की पहली हलचल महसूस करना क्या कहलाता है? तो क्विकनिंग। क्विकनिंग जो होता है, जो माँ जो उसके अंदर फीटस रहता है जब पहली हलचल को महसूस करता है तो उसको हम क्विकनिंग कहते हैं। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंतर्गत देखा जाता है क्विकनिंग की अवस्था। और ये एक क्या होता है कि पॉजिटिव साइन के नाम से भी हम उसको जानते हैं। 151 क्वेश्चन है, मेकोनियम और लिकर एमनी का मिश्रण दिखता है। तो जो मेकोनियम और लिकर एमनी का मिश्रण है वो कब दिखता है? तो वो भ्रूण संकट को दर्शाता है। किसको दिखाता है? कि भ्रूण संकट को। अगर मेकोनियम रंजित है, एमनियोटिक फ्लूइड है, आप लोगों ने RH इनकम्प्लीबिलिटी और जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड में भी देखा जाता है कि अगर रेड कलर का है तो हेमरेज को दर्शाता है। ऐसे तरीके से 4-5 कंडीशन होते हैं इसके भी। एमनियोटिक फ्लूइड जिस कलर का होता है उस तरीके से हम जान जाते हैं कि हाँ क्या एबनॉर्मलिटीज़ है या सही है। अगर देखिए पैलेस्ट्रा कलर होता है या फिर बिल्कुल क्लीन
क्लीन जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो रहता है, तो हम जानते हैं कि बेबी बिल्कुल सही है, उसे कोई भी बीमारी या फिर कुछ भी एबनॉर्मलिटी उसे नहीं हुई है। अब इसमें अगर मेकोनियम और लिकर दिखाई देता है, मेकोनियम रंजित दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि भ्रूण संकट को, उसके जो भ्रूण है उसके अंदर कुछ ना कुछ संकट आ गई है। हिलाने के परीक्षण में नवचंद्र के पास संपूर्ण राग जैसे बुलबुलों का होना दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो भ्रूण के फुफ्फुसों की परिपक्वता को ये निश्चित करता है। जैसे कि हिलाने के परीक्षण में जब नवचंद्र के पास संपूर्ण राग जैसे बुलबुले आदि दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि भ्रूण के जो फुफ्फुस हैं, जैसे कि फुफ्फुस जो होते हैं लंग्स में पाए जाते हैं, तो वो परिपक्व हो चुके हैं, इसको वो दर्शाता है। 12 घंटों में कितनी लातों से कम खेड़ी के काम की विफलता दर्शाती है? तो खेड़ी मतलब होता है कि प्लेसेंटा। तो ये 12 घंटों में कितनी लातों में कम खेड़ी के काम की विफलता को दर्शाता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें कि 10 है। गर्भकाल में माँ द्वारा प्राप्त किया गया कुल वजन कितना होता है? तो एक नॉर्मल वजन की बात करें तो 10 से 12 किलोग्राम जो वेट होता है वो क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे गेन होता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है, क्योंकि बच्चे का वजन भी अगर आप देखें तो 2.5 से 3.5 kg होता है। फिर जो प्लेसेंटा होता है वो भी 500 kg का होता है, और 500 ग्राम का होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड भी रहता है। तो इस तरीके से अगर लें तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे जो माँ की यूट्रस में वजन इस तरीके से बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसे 10 से 12 kg वेट उसका गेन हो जाता है। सामान्य प्रसव को हम क्या कहते हैं? तो सामान्य प्रसव को हम कहते हैं यूटोसिया। यूटोसिया अगर यूटोसिया की बात करें तो यूटोसिया सामान्य प्रसव को कहते हैं, और डिस्टोसिया की बात करें तो डिस्टोसिया जो होता है वो हम एक असामान्य प्रसव को कहते हैं। और झूठा प्रसव वो होता है जब प्रसव पीड़ा स्टार्ट होता है उसकी 2-4 दिन पहले या फिर 1 वीक के पहले क्या होता है कि फॉल्स पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि डायलेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता, और ये जो पीड़ा होता है ये अगर आप लोग दवा लेंगे तो उससे ठीक हो जाता है। लेकिन जो ट्रू लेबर पेन होता है उसमें दवा लेने से कुछ भी काम नहीं होता। ट्रू लेबर पेन जब सही प्रसव पीड़ा स्टार्ट होता है तो उसमें डायलेशन होता है सर्विक्स का, विजाइना का, जिसके थ्रू सर्विक्स होते होते जो डायलेशन होते होते क्या होता है कि बच्चा आउट होने लगता है। लेकिन इसमें जो झूठा प्रसव रहता है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि डायलेशन वगैरह नहीं होता है, और माँ को ऐसा लगता है कि हाँ अभी बच्चा मेरा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब उसमें एनिमा दे दिया जाता है या फिर रिलैक्स करने को बोला जाता है और क्या किया जाता है कि पेन की दवा वगैरह दे दी जाती है, तो वो सब सही हो जाता है। तो ये सब हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। 155 क्वेश्चन हो गए। अभी कितने क्वेश्चन है? अभी 45 क्वेश्चन और हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। जिससे आपको DSSS का अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी जैसे कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कोर्स से रिलेटेड कुछ भी एनी भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको और किस चीज़ की वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको किस वीडियो की नीड है और मैं आपकी हेल्प कर सकूं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।